नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मतलब हर पल हो रहा है। हमारे पास जो सामग्री है वो एनसीईआरटी विज्ञान के कुछ नोट्स हैं। ये एक बेहतरीन नजरिया है क्योंकि ये सूत्र अ, सिर्फ अकादमिक नहीं है। ये वो बुनियादी नियम है जिनसे हमारा ब्रह्मांड चलता है। सड़क पर चलती एक कार से लेकर हमारी अपनी आकाशगंगा में घूमते सूरज तक सब कुछ इन्हीं सिद्धांतों का पालन कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप उस संगीत की धुन को समझ रहे हैं जिस पर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। वाह, ब्रह्मांड का संगीत, ये तो बहुत गहरा है। तो चलिए संगीत के पहले सुर से शुरू करते हैं, जो सबसे सबसे सरल लगता है, चाल यानी स्पीड। मान लीजिए हमें दिल्ली से जयपुर जाना है, करीब 250 किलोमीटर और हमें 5 घंटे लगते हैं, तो हमारी चाल हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा सा हिसाब है, दूरी को समय से भाग दे दो, v=st। यही तो गाड़ी का स्पीडोमीटर भी दिखाता है ना। बिल्कुल, स्पीडोमीटर यही दिखाता है। लेकिन अब यहीं एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आप जयपुर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में आप किसी दोस्त के गांव जाने के लिए 1 घंटे तक घूमती रहीं और फिर वापस हाईवे पर आ गई। आपके स्पीडोमीटर ने तो लगातार 50 या 60 की रफ्तार दिखाई। आपकी गाड़ी ने भी काफी दूरी तय की, लेकिन क्या आप अपनी मंजिल के उतने ही करीब पहुंची? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे तक तो मैं असल में अपनी मंजिल से दूर या बस इधर-उधर भटक रही थी। तो तय की गई दूरी तो बढ़ गई, लेकिन मेरी असल प्रगति उतनी नहीं हुई। अच्छा, तो यहीं पर फर्क आता है दूरी मतलब डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का। एकदम सही। दूरी वो कुल रास्ता है जो आपने तय किया, भले ही आप गोल गोल क्यों ना घूमे हो। ये एक अदिश यानी स्केलर राशि है। इसमें सिर्फ एक मान होता है, जैसे 300 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन आपकी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा वाली दूरी है। ये एक सदिश यानी वेक्टर राशि है। इसमें मान के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे जयपुर की दिशा में 250 किलोमीटर। और इसी फर्क से जन्म होता है वेग का, मतलब वेलोसिटी का। तो अगर चाल तय की गई कुल दूरी को समय से भाग देने पर मिलती है, तो वेग विस्थापन को समय से भाग देने पर मिलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चाल ये बताती है कि आप कितनी तेजी से चल रही हैं। वेग ये बताता है कि आप किसी खास दिशा में कितनी तेजी से अपनी स्थिति बदल रही हैं। तो अगर दो कारें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन एक दिल्ली से जयपुर जा रही है और दूसरी जयपुर से दिल्ली, तो उनकी चाल एक है। हाँ, पर उनका वेग बिल्कुल अलग है क्योंकि उनकी दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, ये किताबी तौर पर तो समझ आता है, पर क्या असल दुनिया में इस फर्क से कोई खास असर पड़ता है? हम तो रोजमर्रा की बातचीत में चाल और वेग को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जमीन पर चलते हुए हमारी दिशा अक्सर तय होती है। लेकिन जरा एक पायलट के बारे में सोचिए। उसके लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि विमान 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। उसे ये भी जानना जरूरी है कि वो किस दिशा में उस रफ्तार से जा रहा है, वरना वो मुंबई की जगह कोलकाता पहुंच जाएगा। या मौसम का पूर्वानुमान देखिए। ये कहना कि हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, आधी अधूरी जानकारी है। क्या वो हवा तूफान को आपकी तरफ ला रही है या आपसे दूर ले जा रही है? ये दिशा पर निर्भर करता है। इसलिए जहां भी दिशा मायने रखती है, नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग, वहां वेग ही सब कुछ है। समझ गई। तो चाल बस एक नंबर है, लेकिन वेग एक पूरी कहानी है, कितनी तेज और किधर। अब हमारी दिल्ली जयपुर की यात्रा पर वापस आते हैं। जाहिर है हम पूरी यात्रा एक ही रफ्तार से नहीं करते। हाईवे पर हम 100 की रफ्तार पकड़ते हैं, किसी गांव के पास हम 30 पर आ जाते हैं, फिर रफ्तार बढ़ाते हैं। वेग में ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को मापने का भी कोई तरीका होगा। इसे क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और यही हम गति के दिल में पहुंचते हैं। वेग में होने वाले इस बदलाव की दर को ही त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। यह भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। त्वरण? ये शब्द सुनते ही दिमाग में गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर दबाने की तस्वीर आती है, रफ्तार बढ़ाना। और ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन भौतिकी में त्वरण का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। त्वरण का मतलब है वेग में किसी भी तरह का बदलाव। अब याद कीजिए, वेग में दो चीजें होती हैं। मान मतलब रफ्तार, और दिशा। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज बदलती है, तो मतलब त्वरण हो रहा है। तो क्या ब्रेक लगाकर गाड़ी धीमी करना भी त्वरण है? बिल्कुल, क्योंकि आपका वेग बदल रहा है, कम हो रहा है। इसे हम ऋणात्मक त्वरण या मंदन डिसेलरेशन कहते हैं, पर है यह त्वरण ही। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा जो अक्सर लोगों को चकरा देता है।
कल्पना कीजिए कि आप एक गोल चक्कर पर अपनी कार चला रही हैं और आपका स्पीडोमीटर का कांटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर बिल्कुल स्थिर है। आपकी चाल नहीं बदल रही। क्या आप त्वरण कर रही हैं? अगर चाल स्थिर है तो नहीं। आप कर रही हैं, क्योंकि गोल चक्कर पर आपकी कार की दिशा हर पल, हर सेकंड बदल रही है। और क्योंकि वेग में दिशा शामिल है, तो आपका वेग भी लगातार बदल रहा है। और वेग में कोई भी बदलाव त्वरण है। सही। असल में हम त्वरण को महसूस कर सकते हैं, स्थिर वेग को नहीं। जब गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है तो आप सीट में पीछे की ओर धंस जाती हैं। जब ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की ओर झुकती हैं। और जब गाड़ी तेजी से मुड़ती है तो आप दरवाजे की तरफ धकेल दी जाती हैं। वो भी त्वरण का ही एहसास है, भले ही स्पीडोमीटर की सुई 40 पर ही क्यों न अटकी हो। अरे वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी तेज होना, धीमा होना या दिशा बदलना, ये तीनों ही त्वरण है। ये सिर्फ रफ्तार बदलने का नाम नहीं है। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट हो गया। पर अब एक और सवाल मन में आता है। अगर कोई चीज त्वरित हो रही है, जैसे कि हाईवे पर रफ्तार पकड़ती हुई हमारी कार, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ठीक 10 सेकंड बाद वो कहाँ होगी और उसकी रफ्तार क्या होगी? ये तो काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि सब कुछ लगातार बदल रहा है। मुझे याद है स्कूल में इसके लिए कुछ डरावने से दिखने वाले फॉर्मूले थे। हाँ, वो डरावने दिख सकते हैं, पर असल में वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, और वे ठीक यही काम करते हैं, एक त्वरित होती हुई वस्तु के भविष्य की भविष्यवाणी करना। लेकिन उनकी एक शर्त है, और ये बहुत जरूरी है। ये समीकरण तभी काम करते हैं जब त्वरण स्थिर हो, यानी एक समान, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब जैसे कोई कार हर सेकंड अपनी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा रही हो, या कोई पत्थर जो ऊपर से नीचे गिर रहा हो, जिस पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण एक समान रूप से काम कर रहा हो। बिल्कुल। तो इस टूल किट में 3 मुख्य उपकरण हैं। पहला समीकरण है v = u + at। ये वेग और समय के बीच का रिश्ता बताता है। u आपका शुरुआती वेग है, a आपका त्वरण है और t समय है। इन तीनों को जानकर आप v यानी अंतिम वेग का पता लगा सकते हैं। ये सीधा सा है। आपकी अंतिम रफ्तार बराबर है आपकी शुरुआती रफ्तार के, जमा जितनी रफ्तार त्वरण की वजह से हर सेकंड बढ़ी। ठीक है, ये तो काफी सहज है। जैसे अगर मैं 5 ms से दौड़ रही हूँ और 2 ms² के त्वरण से 10 सेकंड तक अपनी रफ्तार बढ़ाती हूँ, तो मेरी अंतिम रफ्तार 25 ms होगी। एकदम सही। अब दूसरा समीकरण है जो बताता है कि इस दौरान आपने कितनी दूरी तय की। S = ut + ½ at²। ये थोड़ा जटिल दिखता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। ये न सिर्फ उस दूरी को जोड़ता है जो आप अपनी शुरुआती रफ्तार से तय करती हैं, ut, बल्कि उस अतिरिक्त दूरी को भी जोड़ता है जो आप त्वरित होने की वजह से तय करती हैं, ½ at²। ये तो बहुत काम का होगा। मतलब अंतरिक्ष एजेंसियां जब रॉकेट लॉन्च करती हैं तो शायद इसी तरह के समीकरणों का इस्तेमाल करती होंगी, ये पता लगाने के लिए कि एक निश्चित समय के बाद रॉकेट कितनी ऊंचाई पर होगा। वे बिल्कुल यही करती हैं। और सिर्फ वही नहीं, वीडियो गेम के डेवलपर भी। जब आप किसी रेसिंग गेम में नाइट्रो बूस्ट का बटन दबाती हैं, तो कार को जो अचानक तेजी मिलती है और वो आगे निकल जाती है, उसका मूवमेंट कितना असली लगेगा, ये इन्हीं समीकरणों पर निर्भर करता है। ये तो कमाल है। और तीसरा समीकरण? तीसरा समीकरण है 2as = v²u²। ये मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये बहुत चालाक है। ये दूरी और वेग के बीच का रिश्ता बताता है, बिना समय t की परवाह किए। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि किसी काम में कितना समय लगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी दूरी तय हुई। जैसे एक एयरलाइन को ये गणना करनी है कि एक विमान को टेक ऑफ की रफ्तार तक पहुंचने के लिए कितने लंबे रनवे की जरूरत होगी। उन्हें शुरुआती वेग 0, अंतिम वेग, टेक ऑफ वेग और विमान के इंजन का त्वरण पता होता है। इस समीकरण से वे सीधे जरूरी दूरी s निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, बल्कि एक ही समस्या को अलग अलग एंगल से देखने का एक पूरा टूल किट है। आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर आप सही उपकरण चुनते हैं। ये तो किसी जासूसी पहेली को सुलझाने जैसा है। बिल्कुल, ये भौतिकी को एक पहेली की तरह देखने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब उस गोल चक्कर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। आपने कहा था कि वहां चाल स्थिर होने के बावजूद हम लगातार त्वरित हो रहे हैं। ये एक बहुत ही खास तरह की गति लगती है। क्या हम इस वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी और बात कर सकते हैं? जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या एक इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना।
हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर और प्रकृति में हर जगह पाई जाने वाली गति है। इसकी चाल निकालने का तरीका भी बहुत सीधा है। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है? वृत्त की परिधि यानी 2πr। और अगर एक चक्कर पूरा करने में t समय लगता है तो चाल का फॉर्मूला बन जाता है v = 2πrt। इस फॉर्मूले से तो हम किसी भी घूमती हुई चीज की चाल निकाल सकते हैं, जैसे पृथ्वी की। हमें उसकी कक्षा की त्रिज्या r और एक चक्कर पूरा करने का समय यानी 365 दिन पता है। आप बिल्कुल निकाल सकती हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे गहरा और आश्चर्यजनक विचार है वो त्वरण से जुड़ा है। न्यूटन ने सोचा कि अगर कोई चीज सीधी रेखा में चलती है तो वो तब तक सीधी चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसे मोड़े नहीं। अब सोचिए, एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाइए। आप पत्थर को लगातार अंदर की ओर खींच रहे हैं, है ना? हाँ, रस्सी से उसे अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, वरना वो सीधा निकल जाएगा। वो जो खिंचाव आप रस्सी के जरिए लगा रहे हैं वही बल है जो पत्थर को सीधी रेखा में जाने से रोककर एक वृत्त में घुमा रहा है। यही बल पत्थर में त्वरण पैदा कर रहा है, एक ऐसा त्वरण जो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। अब इसी विचार को अंतरिक्ष में ले जाइए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। वो कौन सी अदृश्य रस्सी है जो पृथ्वी को खींच रही है और उसे सीधी रेखा में अंतरिक्ष में खो जाने से रोक रही है? गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आपकी रस्सी पत्थर पर। ये पृथ्वी को लगातार सूर्य के केंद्र की ओर खींचता है, जिससे पृथ्वी में एक निरंतर त्वरण पैदा होता है। पृथ्वी असल में लगातार सूर्य की ओर गिर रही है, लेकिन वह अपनी सीधी गति के कारण इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि वह हमेशा सूर्य से चूक जाती है। एक स्थिर कक्षा कोई शांत अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से संतुलित निरंतर त्वरण की अवस्था है। वाह, ये सोचना ही दिमाग को झकझोर देता है। एक स्थिर कक्षा असल में लगातार गिरने की एक कला है। इसने तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक साधारण सी कार यात्रा से शुरुआत की और चाल और वेग के बीच के उस जरूरी फर्क को समझा जहां दिशा ही सब कुछ है। फिर हमने त्वरण को सिर्फ रफ्तार बढ़ाने से कहीं ज्यादा समझा। धीमा होना और मुड़ना भी त्वरण है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमने गति के उन 3 शक्तिशाली समीकरणों को देखा, जो सिर्फ फॉर्मूले नहीं बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले उपकरण हैं। और अंत में हमने वृत्तीय गति में देखा कि कैसे एक स्थिर कक्षा भी लगातार त्वरण की एक गतिशील अवस्था है। तो पहला पड़ाव है गति और उसे बदलने वाली ताकतें। इसमें सबसे पहली चीज आती है संवेग यानी मोमेंटम। सूत्र कहता है P = mv, द्रव्यमान गुणा वेग। सुनने में आसान लगता है, पर इसमें एक पेंच है। हाँ, ये सिर्फ रफ्तार नहीं है। नहीं। सही कहा। इसे गति की मात्रा या मास इन मोशन की तरह सोचिए। सवाल ये नहीं है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, अच्छा, बल्कि ये है कि उसे रोकना कितना मुश्किल है। एक साइकिल और एक ट्रक अगर दोनों एक ही रफ्तार से चल रहे हों तो किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है ट्रक को, क्योंकि उसका द्रव्यमान मतलब मास बहुत ज्यादा है। बस, तो संवेग इन दोनों चीजों का मेल है। अच्छा, पर स्रोत ये भी कहता है कि ये एक सदिश यानी वेक्टर राशि है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दिशा। भौतिकी के लिए दिशा सब कुछ है। ओके। अगर 100 की रफ्तार से एक कार पूरब जा रही है और दूसरी 100 की रफ्तार से पश्चिम, तो उनकी स्पीड भले ही बराबर हो, उनका संवेग बराबर नहीं है, वो एकदम विपरीत है। अच्छा। इसे ऐसे देखिए, अगर वो दोनों टकरा गईं तो नतीजा 0 हो सकता है, क्योंकि उनका कुल संवेग एक दूसरे को रद्द कर देगा। वाह, तो दिशा बदलने से ही सब कुछ बदल जाता है। हमारे सोर्सेज में एक सीधा सा सवाल है, 10 किलो की कोई चीज 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। हाँ। तो इसका संवेग हुआ 10 × 5 यानी 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल। और ये 50 का आंकड़ा हमें बताता है कि उस वस्तु में कितनी गति जमा है और किस दिशा में। सही। ठीक है, तो चीजों में संवेग होता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये बदलता कैसे है? कोई चीज अपनी गति या दिशा क्यों बदलती है? कोई रुकी हुई गेंद अपने आप क्यों नहीं चलने लगती? और यही वो सवाल है जो हमें न्यूटन के दूसरे नियम तक ले जाता है। संवेग को बदलने के लिए जो चीज चाहिए उसे हम कहते हैं बल यानी फोर्स। F = ma। हाँ। द्रव्यमान गुणा त्वरण। हाँ। एक मिनट,
दोनों फॉर्मूलों में द्रव्यमान हैं और दोनों गति से जुड़े हैं। मुझे लग रहा है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बस उन्हें देखने का नजरिया अलग है। क्या मैं सही हूं? एकदम। असल में बल कुछ और नहीं बल्कि संवेग में बदलाव की दर है। ओहो। जब आप किसी चीज पर बल लगाते हैं तो आप उसका वेग बदलते हैं, या तो उसे तेज करते हैं या धीमा, या उसकी दिशा बदलते हैं। ठीक है। और वेग में इसी बदलाव को हम त्वरण कहते हैं। जैसे ही वेग बदला, संवेग अपने आप बदल गया। अच्छा, तो बल वो धक्का या खिंचाव है जो किसी चीज के मोमेंटम को बदल देता है। इसीलिए बल भी एक वेक्टर है। बिल्कुल। क्योंकि आप किस दिशा में धक्का दे रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। एकदम सही। हमारी स्रोत में एक उदाहरण है, 6 किलो की वस्तु में 3 ms² का त्वरण पैदा करने के लिए कितना बल चाहिए? तो सीधा सा हिसाब है, 6 गुणा 3 यानी 18 न्यूटन। सही। ठीक है, तो बल संवेग को बदलता है। लेकिन अब जो नियम आ रहा है वो मुझे हमेशा से किसी जादू जैसा लगता है। कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सूत्र है m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। ये भौतिकी के सबसे गहरे और सुंदर सिद्धांतों में से एक है। इसका सरल भाषा में मतलब है, अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो तो उसके अंदर का कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है। हमेशा? हमेशा। मतलब संवेग ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होता है। हाँ। एक तरह का कॉस्मिक हॉट पोटैटो। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे कहने का। बिलियर्ड्स टेबल पर यही तो होता है। अच्छा, हाँ। जब सफेद गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो वो रुक जाती है और अपना सारा संवेग दूसरी गेंद को दे देती है और वो चल पड़ती है। और कुल संवेग उतना ही रहता है। उतना ही। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत में एक बढ़िया सवाल दिया गया है। सोचिए, 2 किलो की एक गेंद 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ठीक है। वो जाकर 1 किलो की रुकी हुई गेंद से टकराती है और उससे चिपक जाती है। अब दोनों साथ में चलेंगी। चूंकि अब वजन ज्यादा हो गया है तो रफ्तार कम हो जानी चाहिए ना। आपकी अंतरात्मा बिल्कुल सही कह रही है। चलिए इसे गणित से देखते हैं। ओके। टक्कर से पहले पहली गेंद का संवेग था 2 गुणा 3 यानी 6। दूसरी गेंद रुकी थी तो उसका संवेग 0। तो सिस्टम का कुल संवेग हुआ 6 + 0 = 6। ठीक है, कुल संवेग है 6। या बदलना नहीं चाहिए। सही। अब टक्कर के बाद दोनों जुड़ गईं तो कुल द्रव्यमान हो गया 2 + 1 = 3 किलो। 3 किलो, हाँ। मान लीजिए उनकी नई साझा रफ्तार v है, तो टक्कर के बाद का संवेग होगा 3 गुणा v। 3v। और नियम कहता है कि पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होगा। तो 6 = 3v, इसका मतलब v = 2 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो काम करता है। रफ्तार कम हो गई क्योंकि संवेग अब ज्यादा द्रव्यमान में बढ़ गया। और ये नियम सिर्फ गेंदों पर नहीं बल्कि ग्रहों के टकराने से लेकर रॉकेट के उड़ने तक हर जगह काम करता है। कमाल है। हमने अभी तक उन बलों की बात की जो छूने पर काम करते हैं, जैसे बल्ले से गेंद को मारना। लेकिन उस बल का क्या जो हमें अभी इसी कुर्सी पर बिठाए हुए है, जो किसी सेब को पेड़ से जमीन पर खींच लाता है, जो बिना छुए काम करता है। हाँ। और यही हम इस कहानी के दूसरे अध्याय में आते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड का वो अदृश्य धागा जो हर चीज को हर दूसरी चीज से बांधे हुए है। और इसका सूत्र है F = g/m/m²। ये देखने में थोड़ा डरावना लगता है, पर इसका आइडिया बहुत खूबसूरत है। ये कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें, चाहे वो 2 इंसान हो या 2 तारे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। ये खिंचाव उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा खिंचाव। और दूरी। और उनके बीच की दूरी बढ़ने पर यह तेजी से कम होता है। हमारे स्रोत में एक उदाहरण है जो दिमाग हिला देता है। अगर 1-1 किलो की 2 चीजें 1 मीटर दूर रखी हों तो उनके बीच का बल सिर्फ 6.67 10⁻11 न्यूटन है। हाँ, ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। हम अपने बगल में रखी कॉफी के कप की तरफ खिंच क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये बल बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। और यही तो कमाल की बात है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, लेकिन चूंकि ये हमेशा सिर्फ खींचता है, कभी धकेलता नहीं और इसकी कोई सीमा नहीं है, यही वो बल है जो पूरे ब्रह्मांड को आकार देता है। इसी ने ग्रहों को बनाया, इसी ने तारों को जलाया।
मतलब ये कमजोर होकर भी सबसे ताकतवर है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। और इसी गुरुत्वाकर्षण से एक और चीज जुड़ी है जिस पर हम सब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भार और द्रव्यमान। वेट और मास। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। भार का सूत्र है W = mg। इसे साफ करना जरूरी है। देखिए, द्रव्यमान यानी मास आपके अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा है। ओके। ये आप कहीं भी चले जाए नहीं बदलेगा। आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर, चांद पर या अंतरिक्ष में तैरते हुए एक ही रहेगा। तो फिर भार क्या बला है? भार उस द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है। अच्छा। क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है, तो चांद पर आपका भार भी 6 गुना कम होगा। आपका शरीर वही रहेगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि आप हल्के हो गए हैं। अरे वाह! मतलब जब हम कहते हैं कि मेरा वजन 50 किलो है, तो हम सालों से भौतिकी के हिसाब से गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल। हम अपना द्रव्यमान बता रहे हैं, भार नहीं। ये तो कमाल है। हाँ, स्रोत के उदाहरण के हिसाब से अगर जी का मान 10 मान लें, तो 50 किलो द्रव्यमान वाले व्यक्ति का भार होगा 50 गुणा 10, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। भार को न्यूटन में मापा जाता है, किलोग्राम में नहीं। दिमाग की बत्ती जल गई। अब इसी बल को एक और नजरिए से देखते हैं, दाब यानी प्रेशर। सूत्र है P = F(a) बल बटा क्षेत्रफल। दिलचस्प बात यह है कि बल एक वेक्टर था, पर दाब एक स्केलर मतलब अदिश राशि है। हाँ। इसमें दिशा नहीं होती। हाँ, क्योंकि दाब का मतलब सिर्फ ये है कि किसी सतह पर कितना बल फैल कर लग रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक कील। हाँ। आप हथौड़े से कील के चौड़े सिरे पर बल लगाते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं कील के उल्टे नुकीले सिरे पर हथौड़ा मारने की कोशिश करता था और सोचता था कि अंदर क्यों नहीं जा रही। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब समझ आया कि मैं दाब के नियम से लड़ रहा था। आपने बल तो उतना ही लगाया, लेकिन उसे बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला दिया, तो दाब बहुत कम हो गया। लेकिन जब आप सही सिरे पर मारते हैं, तो वही बल बहुत छोटे नुकीले सिरे पर केंद्रित हो जाता है। क्षेत्रफल A बहुत कम होने से दाब P हजारों गुना बढ़ जाता है और कील आसानी से अंदर चली जाती है। यही सिद्धांत बर्फ पर चलने वाले जूतों या चाकू की तेज धार पर भी काम करता है। बिल्कुल, कम क्षेत्रफल, ज्यादा दाब। स्रोत के हिसाब से 4 वर्ग मीटर पर अगर 100 न्यूटन का बल लगे, तो दाब होगा 100/4, 25 पास्कल। 25 पास्कल। सही। यह दिखाता है कि बल को कैसे वितरित किया जाता है, यह बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब आज की आखिरी अवधारणा पर आते हैं, आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। इसमें मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये यूनिटलेस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तुलना है, एक अनुपात। यह बस यह बताता है कि कोई चीज पानी की तुलना में कितने गुना ज्यादा घनी है। अच्छा। इसका सूत्र है किसी चीज का घनत्व पानी का घनत्व, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ घनत्व की इकाई है, वो एक दूसरे को काट देती हैं। पर इस अतिरिक्त कदम की जरूरत ही क्या है? हम सीधे घनत्व का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि यह हमें एक सहज अंदाजा देता है। अगर मैं कहूं कि सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, तो ये एक बड़ा अमूर्त सा आंकड़ा है। हाँ, बस एक नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सोने का अपेक्षिक घनत्व 19.3 है, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा, अच्छा, मतलब ये पानी से 19.3 गुना ज्यादा भारी है। ये संख्याओं को एक कहानी देता है। हाँ। और ये भी पता चल जाता है कि कोई चीज डूबेगी या तैरेगी। अगर आपेक्षिक घनत्व 1 से ज्यादा है तो डूबेगी, 1 से कम है तो तैरेगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, ये जटिल आंकड़ों को समझने का एक मानसिक शॉर्टकट है। तो आज हमने जो सफर तय किया वो कमाल का है। हमने देखा कि कैसे संवेग और बल मिलकर गति की कहानी लिखते हैं। फिर हमने गुरुत्वाकर्षण जैसे अदृश्य बल को समझा जो भार को जन्म देता है, और देखा कि वही बल जब एक जगह केंद्रित होता है तो दाब बन जाता है। और इन सब के बीच हमने सदिश और अदिश राशियों के फर्क को समझा। भौतिकी की भाषा में इसे कार्य या वर्क डन कहते हैं। हमारे पास इसका सूत्र है W = Fs, यानी किया गया कार्य बराबर है लगाए गए बल और उस बल की वजह से हुए विस्थापन के गुणनफल के। स्रोत में दिए उदाहरण के हिसाब से अगर 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 5 मीटर खिसकाया जाए तो 50 जूल का कार्य होता है। यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, बल और विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि वस्तु अपनी जगह से असल में कितनी खिसकी।
अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, चाहे आपने कितना भी बल क्यों न लगाया हो। लेकिन ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। मतलब अगर मैं पूरी ताकत से एक दीवार को धक्का दूं, मैं पसीने से तरबतर हो जाऊं, मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाए, पर दीवार तो 1 इंच भी नहीं हिलेगी, तो क्या भौतिकी कहेगी कि मैंने कोई काम नहीं किया? ये तो थोड़ा अन्याय जैसा लगता है। हाँ, ये एक क्लासिक सवाल है और आपका सोचना बिल्कुल सही है। आपके शरीर ने काम किया है, आपकी मांसपेशियों ने ऊर्जा जलाई है, इसीलिए आप थके। लेकिन भौतिकी के नजरिए से उस दीवार पर कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिली। आपकी ऊर्जा गर्मी और पसीने के रूप में बाहर निकल गई, लेकिन वो दीवार को नहीं मिली। कार्य असल में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह या एक रूप से दूसरे रूप में भेजने का एक तरीका है। झूले के मामले में अभिभावक की शारीरिक ऊर्जा झूले की गति में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, तो कार्य का मतलब है ऊर्जा का ट्रांसफर। ये बात इसे और रोचक बना देती है। और जैसे ही झूला चलने लगता है, उसमें गति आ जाती है। यहीं पर हमारा अगला सूत्र आता है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, E = 1/2 mv²। ये किसी भी चलती हुई चीज की ऊर्जा है। उदाहरण के लिए 4 किलो की कोई चीज अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 200 जूल होगी। और यहाँ जो हिस्सा असल में दिमाग घुमा देता है वो है v², यानी वेग का वर्ग। इसका सीधा मतलब है कि रफ्तार का असर दोगुना तिगुना नहीं, बल्कि कई गुना होता है। अगर आप 30 की जगह 60 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गति सिर्फ दोगुनी हुई है, लेकिन आपकी गाड़ी की गतिज ऊर्जा यानी उसकी टकराने की या नुकसान पहुंचाने की क्षमता 4 गुना हो गई है। भौतिकी का एक छोटा सा नियम सड़कों पर जिंदगी और मौत का फैसला करता है। वाह, ये तो वाकई एक गहरा सबक है। अब झूले पर वापस आते हैं। जब झूला अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता है तो एक पल के लिए रुकता है और फिर वापस नीचे आता है। उस सबसे ऊंचे बिंदु पर क्या होता है? उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है, लेकिन वो ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती। वो अपना रूप बदल लेती है और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इसका सूत्र है EP = mgh। सीधे शब्दों में कहें तो ये जमा की हुई ऊर्जा है। झूले में उसकी ऊंचाई की वजह से जो ताकत भर जाती है वही स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही झूला नीचे आना शुरू होता है, यही जमा हुई ऊर्जा वापस गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। उदाहरण के हिसाब से 10 किलो का पत्थर अगर 20 मीटर ऊपर है तो उसमें 2000 जूल की ऊर्जा जमा है, जो गिरने पर बाहर निकलेगी। तो ये ऊर्जा का एक खूबसूरत नाच है। स्थितिज से गतिज और गतिज से वापस स्थितिज में बदलना। बिल्कुल। और ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता। स्थितिज ऊर्जा के और भी रूप हैं। जैसे एक खींचे हुए धनुष में जब आप उसे खींचते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं वो उस धनुष और डोरी की बनावट में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। जैसे ही आप डोरी छोड़ते हैं, वही स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। या फिर बड़े बड़े बांध जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स होते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पानी को ऊंचाई पर रोककर उसमें भारी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा जमा की जाती है और फिर जब उस पानी को छोड़ा जाता है तो वही ऊर्जा टरबाइन घुमाकर बिजली बनाती है। अब एक और सवाल मन में आता है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि अभिभावक झूले को कितना तेजी से धकेल रहे हैं? मतलब अगर वो उतना ही काम 1 सेकंड में करें या 10 सेकंड में? आपने एकदम सही मुद्दा उठाया और यहीं पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है शक्ति, पावर। शक्ति का सूत्र है P = WT। शक्ति सिर्फ ये नहीं देखती कि कितना काम हुआ, बल्कि ये देखती है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ। काम करने की दर ही शक्ति है। अगर आप 1000 जूल का काम 10 सेकंड में करते हैं तो आपकी शक्ति 100 वॉट है, लेकिन अगर आप वही 1000 जूल का काम सिर्फ 2 सेकंड में कर दें तो आपकी शक्ति 500 वॉट होगी। वॉट, ये शब्द तो हम अपने घर के सारे उपकरणों पर देखते हैं, बल्ब, फ्रिज, AC। इसका मतलब एक 100 वॉट का बल्ब हर सेकंड 100 जूल ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है, रोशनी और गर्मी देने के लिए। बिल्कुल सही। और यहीं से हम उस चीज पर आते हैं जिसका हम हर महीने भुगतान करते हैं, हमारा बिजली का बिल। बिल उपकरणों की शक्ति पर नहीं, बल्कि ऊर्जा की कुल खपत पर आता है, जिसे हम किलोवाट घंटा या आम भाषा में यूनिट कहते हैं। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है कि 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे तक चले तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। लेकिन ये किलोवाट घंटा असल में है क्या?
ये एक आम गलतफहमी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि उनके 5 स्टार रेटिंग वाले कम वॉट के एसी का मतलब है बिल हमेशा कम आएगा। लेकिन अगर आप उस एसी को दिन में 10 घंटे चलाते हैं और कोई और अपना पुराना ज्यादा वॉट वाला हीटर सर्दियों में सिर्फ 1 घंटे चलाता है, तो हो सकता है कि आपका बिल फिर भी ज्यादा आए। बिजली का बिल आपके उपकरण की शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके द्वारा इस्तेमाल की गई कुल ऊर्जा पर बनता है, और ऊर्जा होती है शक्ति गुणा समय। KWH का मतलब है किलोवाट की शक्ति को कितने घंटों तक इस्तेमाल किया गया। क्या है? ये एक बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि ये हमें भौतिकी के एक और हिस्से में ले जाता है, दोलन और तरंगे। झूले की गति एक सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक का बेहतरीन उदाहरण है। इसके एक पूरे चक्कर यानी आगे जाकर वापस आने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और इसका सूत्र बहुत ही आकर्षक है, T = 2π√L/g। एक मिनट, इस फॉर्मूले में L यानी रस्सी की लंबाई है और G गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इसमें झूले पर बैठे बच्चे का वजन यानी मास तो है ही नहीं। मतलब झूले पर मैं बैठूं या एक छोटा बच्चा, अगर रस्सी की लंबाई बराबर है तो हमें एक चक्कर पूरा करने में बिल्कुल बराबर समय लगेगा। ये कैसे हो सकता है? ये यकीन करना मुश्किल लगता है ना? लेकिन ये सच है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये गैलीलियो की एक क्रांतिकारी खोज थी। हमारी सहज समझ कहती है कि भारी चीज तेजी से झूलेगी, पर ऐसा नहीं होता। लोलक का यही गुण, उसका प्रिडिक्टेबल आवर्तकाल जो सिर्फ लंबाई पर निर्भर करता है, ही वो वजह थी कि सदियों तक पेंडुलम का इस्तेमाल घड़ियों में एकदम सटीक समय बताने के लिए होता रहा। और इसी आवर्तकाल से जुड़ा है हमारा अगला सूत्र, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। F = 1/T। आवृत्ति का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं। अगर झूले का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति आधा, मतलब 0.5 हर्ट्ज होगी। मतलब 1 सेकंड में आधा चक्कर। अब हम झूले के बच्चे की खिलखिलाहट पर आते हैं। ध्वनि भी तो एक तरह की तरंग ही है ना? हाँ, ध्वनि असल में हवा में यात्रा करती हुई ऊर्जा की एक लहर है, और आवृत्ति का कॉन्सेप्ट यहां भी लागू होता है। ध्वनि की आवृत्ति तय करती है कि आवाज कितनी पतली या भारी होगी, जिसे हम पिच कहते हैं। एक गहरी बेस वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, जैसे 50 या 60 हर्ट्ज, जबकि एक तेज सीटी या बच्चे की खिलखिलाहट की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, हजारों हर्ट्ज में। ये हवा के कणों के कंपन की गति ही है जिसे हमारा दिमाग पिच के रूप में समझता है। तो ध्वनि की लहर का अपना एक आकार और रफ्तार भी होगी। यहीं पर हमारा अगला सूत्र काम आता है, तरंग की चाल। V = λf। चाल बराबर है तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य मतलब एक लहर की लंबाई। ये सूत्र इन तीनों चीजों को एक साथ बांधता है। और ये रिश्ता सार्वभौमिक है, सिर्फ ध्वनि के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश, रेडियो तरंगें, वाईफाई सिग्नल, सबके लिए। किसी एक माध्यम में, जैसे हवा में, ध्वनि की गति लगभग स्थिर रहती है। तो अगर आवृत्ति बढ़ती है यानी आवाज पतली होती है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य को कम होना ही पड़ेगा। और अगर आवृत्ति कम होती है यानी आवाज भारी होती है, तो तरंग दैर्ध्य लंबी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अब मान लीजिए कि वो पार्क किसी बड़ी दीवार या पहाड़ी के पास है। बच्चे की खिलखिलाहट वहां से टकराकर वापस आती है। हम उसे प्रतिध्वनि एको कहते हैं। मुझे याद है बचपन में हम एक पुराने किले में गए थे और वहां एक गोल गुंबद था। हम बीच में खड़े होकर धीरे से ताली बजाते थे और उसकी गूंज मिनटों तक सुनाई देती थी। तब ये किसी जादू जैसा लगता था। वो जादू असल में भौतिकी ही है। प्रतिध्वनि का सूत्र हमें बताता है कि आवाज पैदा करने वाली जगह और सामने वाली सतह के बीच की दूरी कितनी है। सूत्र है D = VT/2। यहाँ V ध्वनि की गति है, T वो समय है जो आवाज को जाने और वापस आने में लगा, और D दूरी है। इसे 2 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि T समय में आवाज ने 2 तरफा सफर तय किया, जाने का भी और आने का भी। हमें तो सिर्फ एक तरफ की दूरी चाहिए। ठीक है, ये तो सीधी दीवार से टकराकर आई आवाज की बात हुई। पर असल में जब हम किसी घाटी में चिल्लाते हैं तो आवाज तो कई बार कई जगहों से टकराकर गूंजती रहती है। क्या ये सरल सूत्र तब भी काम करता है या तब गणित बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तब गणित बहुत जटिल हो जाता है।
ये सरल सूत्र एक अकेली साफ प्रतिध्वनि के लिए है। घाटियों या गुंबदों में जो होता है उसे रिवर्बरेशन कहते हैं, जहां आवाज हजारों अलग-अलग सतहों से टकराकर अलग-अलग समय पर हमारे कानों तक पहुंचती है। सोनार जैसी तकनीक जो पनडुब्बियां समुद्र की गहराई मापने के लिए इस्तेमाल करती है, वो इसी सरल D=VT2 के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो हमने झूले के एक नज़ारे से शुरुआत की और उसके हर पहलू को इन सूत्रों से जोड़कर देखा। एक धक्का देने के कार्य से लेकर झूले की गतिज और स्थितिज ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके दोलन का आवर्तकाल और आवृत्ति, और अंत में बच्चे की खिलखिलाहट की ध्वनि और उसकी प्रतिध्वनि तक। ये सिर्फ समीकरण नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक नजरिया। तो चलिए पहले रोजमर्रा वाले नक्शे पर आते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। इसका जो सूत्र है C/5 बराबर F-32/9। सच कहूं तो ये 5 और 9 के आंकड़े ये कहां से आए? ये कोई ऐसे ही तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। ये नंबर आए हैं पानी से। पानी से? हाँ, देखिए, सेल्सियस पैमाने पर पानी 0 पर जमता है और 100 पर उबलता है। हाँ, 100 डिग्री का फर्क। और फ़ारेनहाइट पर पानी 32 पर जमता है और 212 पर उबलता है, मतलब 180 डिग्री का फर्क। अच्छा, तो 100 और 180। हाँ, 100 और 180 का सबसे सरल अनुपात 5 और 9 ही है। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये तो दो अलग-अलग सिस्टम के बीच का एक तार्किक पुल है। बिल्कुल। नोट्स में एक उदाहरण भी है 25 डिग्री सेल्सियस को बदलने का। हाँ, जो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। जी, तो अगली बार किसी अमेरिकी फिल्म में कोई कहे कि इट्स अ ब्यूटीफुल 77 डिग्री डे, तो मतलब वो हमारी 25 डिग्री वाली सुखद गर्मी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सब संदर्भ का खेल है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, तो वैज्ञानिकों ने अपने काम के लिए जरूर कोई सीधा रास्ता बनाया होगा। हाँ, और वही है केल्विन पैमाना, वैज्ञानिकों का गुप्त कोड। अच्छा। और उसकी खूबसूरती उसकी सादगी में है। फॉर्मूला है केल्विन = सेल्सियस प्लस 273। बस कोई गुणा भाग नहीं, कुछ नहीं। ये तो कमाल है। एक इतना जटिल और ये इतना सरल, इसके पीछे कोई तो खास वजह होगी। बिल्कुल है, ये सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। केल्विन पैमाना वो सीधे सीधे कणों की ऊर्जा से जुड़ा है। ऊर्जा से? हाँ, 0 केल्विन का मतलब है शून्य ऊर्जा, मतलब परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। वो तापमान जहां कणों की सारी हरकत रुक जाती है। अच्छा। इसीलिए वैज्ञानिक इसे पसंद करते हैं। ये सिर्फ एक पैमाना नहीं है, ये भौतिकी के मूल सिद्धांतों का आईना है। मतलब केल्विन में नेगेटिव तापमान नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। आप शून्य से कम ऊर्जा कैसे रख सकते हैं? सही बात है। तो मतलब आज हमने तापमान के दो अलग अलग नक्शे समझे। एक फ़ारेनहाइट जो पानी के जमने और उबलने के अनुपात पर आधारित है। हाँ। और दूसरा केल्विन जो ऊर्जा के सबसे निचले बिंदु से शुरू होता है, परम शून्य से। कभी किसी दुकान के ट्रायल रूम में या मेले में वो शीशों वाले कमरे होते हैं ना, जहां अपनी अनगिनत छवियां दिखती हैं। क्या इसका कोई हिसाब है कि कितनी छवियां बनेंगी, या ये बस अनंत होती है? हाँ, नहीं, अनंत नहीं होती। इसका बिल्कुल हिसाब है, और इसका एक बहुत ही सीधा सा गणित है। अगर दो शीशे एक दूसरे से किसी कोण, जिसे हम थीटा कहते हैं, पर झुके हों, तो बनने वाली छवियों की संख्या यानी n होगी 360 थीटा 1। अरे बस इतना ही? मतलब अगर शीशे एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हों L शेप में, तो 360 90 हुआ 4 और 4 - 1 हुआ 3, तो 3 छवियां दिखेंगी। बिल्कुल सही। और अगर आप कोण को मान लीजिए 60 डिग्री कर दे, तो 5 छवियां बनेंगी। जो कैलाइडोस्कोप होता है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो जवाब हमें मिलता है 3, 5 या कोई और संख्या, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हाँ, इसमें कोई दिशा नहीं होती, ये बस एक गिनती है। तो ये तो हुई कई छवियां बनाने की बात, लेकिन ज्यादातर वक्त तो हमें एक ही साफ छवि चाहिए होती है, शायद थोड़ी बड़ी या छोटी, जैसे मेरे चश्मे में होता है। तो यहीं पर एक अकेला घुमावदार शीशा या लेंस काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर ऑप्टिक्स के दो सबसे जरूरी सूत्र आते हैं, एक दर्पण के लिए और एक लेंस के लिए। दोनों जुड़वा भाइयों जैसे हैं, बस एक छोटे से फर्क के साथ। दर्पण का सूत्र है 1v + 1u = 1f, और लेंस का सूत्र है 1v - 1u = 1f। एक में प्लस और एक में माइनस, बस इतना ही। ये छोटा सा निशान क्या बदल देता है? ये छोटा सा निशानी मतलब पूरी कहानी बदल देता है। प्लस का मतलब है परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन,
जहां रोशनी टकराकर लौट आती है, जैसे गाड़ी के साइड मिरर में। और माइनस का मतलब है अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन, जहां रोशनी पार निकल जाती है, जैसे आपके चश्मे या कैमरे के लेंस से। कमाल है, इसी एक निशान पर टेलीस्कोप से लेकर माइक्रोस्कोप तक की पूरी तकनीक टिकी है। और इन सूत्रों से जो छवि बनती है वो सीधी होगी या उल्टी, बड़ी होगी या छोटी, ये कैसे पता चलता है? जैसे प्रोजेक्टर में इमेज उल्टी बनती है तभी तो पर्दे पर सीधी दिखती है। उसके लिए हमारे पास आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र है, m = -vu। यहाँ पर जो माइनस का निशान है वो बहुत काम का है। अगर आपका जवाब माइनस में आता है तो इसका मतलब है कि छवि उल्टी बनी है, जैसा आपने प्रोजेक्टर का उदाहरण दिया। अच्छा। और अगर जवाब प्लस में है तो छवि सीधी है। और m की जो संख्या होगी वो बताएगी कि छवि कितनी बड़ी है। अगर m बराबर -2 आया तो मतलब छवि 2 गुनी बड़ी और उल्टी है। एकदम सही। और आवर्धन की तरह ही एक और दिलचस्प चीज है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रोशनी हवा से पानी या कांच में जाती है तो वो थोड़ी मुड़ जाती है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोशनी के लिए हवा एक खुली सड़क है और पानी या कांच एक भीड़भाड़ वाला बाजार, जहां उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और अपवर्तनांक हमें यही बताता है कि स्पीड कितनी कम हुई। इसका सूत्र है n = c/v, जहां c वैक्यूम में प्रकाश की गति है और v उस चीज में। ये बस एक अनुपात है, इसलिए इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन की तरह ही। अच्छा, तो अब आते हैं असली दुनिया के नंबर पर। चश्मे का नंबर, जिसे डायोप्टर कहते हैं, क्या ये भी इन्हीं फॉर्मूलों से जुड़ा है? सीधे सीधे। डायोप्टर असल में लेंस की क्षमता यानी पावर को मापने का तरीका है। सूत्र है P = 1f, मतलब पावर बस फोकस दूरी का उल्टा है। शर्त बस ये है कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए आधा मीटर है, 0.5 मीटर, तो उसकी पावर 2 डायोप्टर होगी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जब ऑप्टिशियन अलग-अलग लेंस लगाकर नंबर चेक करते हैं तो वो बस पावर को जोड़ते जाते हैं। बिल्कुल। अगर 2 लेंस हैं, एक +2D का और एक -1D का, तो उनकी कुल क्षमता बस +2 - 1 यानी +1D हो जाएगी। ये गणित इतना सरल है कि रोजमर्रा के काम में बहुत आसानी से इस्तेमाल होता है। तो देखा जाए तो शीशों में बनती अनगिनत छवियों से लेकर हमारे चश्मे के नंबर तक सब कुछ इन चंद सरल फॉर्मूलों में सिमटा हुआ है। हाँ, विद्युत धारा यानी करंट, इसका फॉर्मूला है I = QT। ये देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर असल में ये एक नदी के प्रवाह को मापने जैसा है। बस यहाँ पानी की जगह खरबों खरब इलेक्ट्रॉन हैं। और उस प्रवाह को हम एम्पियर में मापते हैं। हाँ, एम्पियर। जैसे इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी तार से 10 सेकंड में 30 कूलम का आवेश बहता है तो धारा होगी 30/10 यानी 3 एम्पियर। सीधा सा गणित है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, हम ये आवेश या चार्ज क्यों शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हम सब जानते हैं कि ये क्या है, पर ये है क्या चीज असल में? ये एक बात जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से हमें बिजली की असली प्रकृति का पता चलता है। देखिए, आवेश कोई तरल चीज नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी अलग अलग यूनिट से बना है और वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन। अच्छा। तो किसी भी चीज पर जो कुल चार्ज Q होता है वो असल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज E का गुणा होता है। फॉर्मूला है Q = NE। अरे बाप रे, तो जब हम एक कूलम चार्ज की बात करते हैं तो हम असल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के एक झुंड की बात कर रहे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम में? यहीं पर दिमाग घूम जाता है। सिर्फ एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 के बाद 18 जीरो, मतलब ये संख्या तो मैं सोच भी नहीं सकती। ये तो पागलपन है कि जब हम 3 एम्पियर करंट की बात करते हैं तो हर सेकंड हमारे चार्जर के तार से खरबों खरब इलेक्ट्रॉन की भगदड़ मच रही होती है। बिल्कुल। और अब जब हमें इस भगदड़ का अंदाजा हो गया है तो अगला लॉजिकल सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बहते ही क्यों हैं? इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई धक्का तो चाहिए होगा ना? हाँ, कोई तो फोर्स होगी। बस इसी धक्के या दबाव को हम विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। इसका फॉर्मूला है V = W
Q। मतलब वोल्टेज ये बताता है कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक धकेलने में कितना काम W करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये पानी के पाइप में प्रेशर जैसा हो गया। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से पानी बहेगा। बिल्कुल भाई। वैसे ही जितना ज्यादा वोल्टेज उतना जोरदार धक्का इलेक्ट्रॉनों को लगेगा। जैसे अगर 2 कूलम चार्ज को धकेलने में 20 जूल का काम हुआ तो वोल्टेज होगा 20/2 यानी 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 किरदार हैं, करंट, चार्ज और वोल्टेज। अब इन तीनों को एक साथ कैसे लाएं? अब हम आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, जहां ये तीनों किरदार एक नियम में बंध जाते हैं। और यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे ओम के नियम की। इसे बिजली की दुनिया का सुपरस्टार कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। यह वोल्टेज, करंट और एक नए किरदार यानी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता बताता है। जॉर्ज ओम ने इस रिश्ते को खोजा था और ये जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। ये हमें किसी भी सर्किट के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की ताकत देता है। फॉर्मूला है V बराबर IR, यानी वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के गुणा के बराबर है। यह बताता है कि किसी तार में कितना करंट बहेगा। ये 2 चीजों पर निर्भर करता है, धक्का कितना जोरदार है यानी वोल्टेज, और रास्ते में रुकावट कितनी है यानी प्रतिरोध। जैसे अगर करंट 2 एम्पियर है और रुकावट 10 ओम की है तो धक्का 20 वोल्ट का लग रहा होगा। इस नियम की खूबसूरती इसकी व्यावहारिकता में है। अगर हमें 3 में से कोई भी 2 चीजें पता हैं तो हम तीसरी का पता लगा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आधार है। ठीक है, तो V = IR, लेकिन ये R यानी प्रतिरोध हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता होगा। मतलब एक पतले तांबे के तार और एक मोटी एल्यूमिनियम केबल में जरूर कुछ तो फर्क होगा। बिल्कुल सही सवाल। प्रतिरोध कोई जादुई संख्या नहीं है। ये तार के पदार्थ और उसके आकार पर निर्भर करता है, और इसे समझने का फॉर्मूला है R = ρLA। ओके, चलिए इसे थोड़ा तोड़ते हैं। R तो प्रतिरोध हो गया, L तार की लंबाई है और A तार की मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रो क्या बला है? रो या रो को हम प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है, उसकी पहचान है। ये बताता है कि कोई पदार्थ स्वभाव से ही इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कितना रोकता है। अच्छा, तांबे का रो बहुत कम है, इसलिए वो करंट को आसानी से जाने देता है। रबर का रो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो करंट को लगभग पूरी तरह रोक देता है। तो फॉर्मूला साफ बता रहा है, तार जितना लंबा L, रुकावट उतनी ज्यादा, और तार जितना मोटा A, रुकावट उतनी ही कम। ये तो बिल्कुल हाईवे जैसा है। सड़क जितनी लंबी, सफर उतना लंबा, और सड़क जितनी चौड़ी, मतलब जितनी ज्यादा लेन, ट्रैफिक उतना आसानी से निकलता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और अगर हम उस हाईवे पर टोल बूथ लगा दें तो वो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी जैसा हो गया। कुछ टोल बूथ्स जैसे तांबा बहुत तेज होते हैं और कुछ जैसे रबर पर तो गाड़ियां रुकी जाती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब जब हम समझ गए हैं कि एक अकेली रुकावट कैसे काम करती है, तो अगला सवाल है, अगर हम एक ही सर्किट में कई सारी रुकावटें लगा दें तो क्या होगा? हाँ, और यहाँ 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो सीरीज यानी श्रेणी क्रम, और दूसरा पैरेलल यानी समानांतर क्रम। पहले सीरीज को देखते हैं। ठीक है। इसमें प्रतिरोधकों को एक के बाद एक ही लाइन में जोड़ते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। इसका फॉर्मूला भी सीधा है, कुल प्रतिरोध RS बस सभी प्रतिरोधों को जोड़कर मिल जाता है। RS = R1 + R2। मतलब रुकावटें बस जुड़ती जाती हैं, जैसे एक संकरी सड़क पर एक के बाद एक कई सारे स्पीड ब्रेकर लगा देना। हाँ, जैसे 5 ओम और 5 ओम को सीरीज में जोड़ा तो कुल रुकावट हो गई 10 ओम। सिंपल। लेकिन समानांतर क्रम में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहाँ हम प्रतिरोधकों को एक दूसरे के बगल में अलग अलग रास्तों पर जोड़ते हैं। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा अजीब है। हम सीधे प्रतिरोध को नहीं जोड़ते, बल्कि उसके उल्टे यानी 1R को जोड़ते हैं। 1RP = 1R1 + 1R2। और इसका नतीजा अक्सर चौंकाने वाला होता है। 1 मिनट, ये तो समझ नहीं आया। अगर हम 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोधकों को पैरेलल में जोड़ें तो फॉर्मूला के हिसाब से 1RP = 1/2 + 1/2 = 1।
इसका मतलब कुल प्रतिरोध आरपी सिर्फ 1 ओम है। हाँ, मैंने 2 रुकावटें जोड़ी तो कुल रुकावट बढ़नी चाहिए थी, कम कैसे हो गई? ये तो लॉजिक के खिलाफ लगता है। ये पहली बार में उल्टा लगता है, लेकिन आपके हाईवे वाली एनालॉजी से ही ये समझ में आ जाएगा। आपने एक और प्रतिरोधक नहीं जोड़ा, आपने करंट के बहने के लिए एक और लेन या एक और रास्ता बना दिया। ओह, अच्छा। किसी भी एक प्रतिरोधक से भी कम हो जाता है। हाँ, आप समझ आया। मुझे याद है बचपन में दिवाली की उन सस्ती लड़ियों में ऐसा ही होता था। एक बल्ब खराब हुआ और पूरी लड़ी बंद। इसका मतलब वो सीरीज में जुड़ी होती थी। बिल्कुल, क्योंकि सीरीज में करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। एक बल्ब फ्यूज हुआ मतलब रास्ता टूट गया और करंट आगे नहीं जा सकता। और इसी वजह से हमारे घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में होती है। अच्छा, इसके 2 फायदे होंगे फिर? हाँ, 2 बड़े फायदे हैं। एक, हर उपकरण चाहे बल्ब हो या फ्रिज, सबको एक बराबर वोल्टेज मिलता है। और दूसरा, अगर आपका टीवी खराब हो जाए तो पंखा चलना बंद नहीं होता, क्योंकि हर एक का अपना अलग सर्किट या लेन है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो अब हमने समझ लिया कि बिजली कैसे बहती है और रास्ते की रुकावटों को कैसे पार करती है। अब उस चीज पर आते हैं जिससे हम सबका वास्ता पड़ता है, ऊर्जा की खपत और पैसा। मतलब पावर। जब भी करंट इन रुकावटों से गुजरता है तो वो कुछ काम करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। जिस दर से ये ऊर्जा खर्च होती है उसे ही हम शक्ति या पावर कहते हैं। जिसे हम वॉट में मापते हैं। हाँ, वॉट में। और पावर निकालने के लिए हमारे पास एक नहीं 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला और सीधा है P = VI, यानी पावर वोल्टेज और करंट का गुणा है। जैसे अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है और करंट 5 एम्पियर तो पावर होगी 60 वॉट। ये सबसे बुनियादी संबंध है, बाकी तो इसी से और ओम के नियम से निकले। हाँ, दूसरा फॉर्मूला है P = I²R। ये तब काम आता है जब हमें वोल्टेज नहीं पता। और तीसरा है P = V²R, जो तब उपयोगी है जब हमें करंट नहीं पता। ये तीनों एक ही चीज को मापने के अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है, ये शक्ति जो खपत हो रही है, ये आखिर जाती कहाँ है? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। तो जब करंट एक प्रतिरोधक से गुजरता है तो ज्यादातर विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा यानी गर्मी में बदल जाती है। इसे ही हम विद्युत धारा का तापन प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, जैसे जब मेरा लैपटॉप चार्जर या फोन बहुत देर तक इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता है, वो इसी वजह से है। बिल्कुल वही। और इसे मापने के लिए हमारे पास जूल का तापन नियम है, H = I²RT। यहाँ H उत्पन्न हुई ऊष्मा है। अगर आप ध्यान से देखें तो I²R तो पावर P का ही फॉर्मूला है। अरे हाँ, तो ये नियम बस इतना कह रहा है कि उत्पन्न हुई ऊष्मा = शक्ति समय। ये तो बहुत तार्किक है। जितनी ज्यादा पावर का उपकरण होगा और जितनी ज्यादा देर चलेगा उतना ही ज्यादा गर्म होगा। जैसे अगर 2 एम्पियर की धारा 5 ओम के प्रतिरोध से 2 सेकंड के लिए बहे तो ऊष्मा होगी 2^52 यानी 40 जूल। तो अब हमने धारा से शुरू करके ऊष्मा तक का पूरा सफर तय कर लिया है। अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे व्यावहारिक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हाँ, अब हम इस सारी जानकारी को उस कागज के टुकड़े से जोड़ते हैं जो हर महीने हमारे घर आता है, बिजली का बिल। हम बिजली कंपनी को वॉट या जूल में पैसे नहीं देते, हम उन्हें यूनिट के हिसाब से पैसे देते हैं। तो ये एक यूनिट क्या चीज है? ये ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है जिसे हिसाब किताब के लिए बनाया गया है। एक यूनिट का सीधा सा मतलब है 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। मतलब अगर 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट की कोई चीज, जैसे एक इलेक्ट्रिक हीटर, पूरे 1 घंटे तक चले तो वो ठीक 1 यूनिट बिजली खाएगा। बिल्कुल। इसे निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सरल है। कुल यूनिट = वॉट घंटे बटा 1000। और 1000 से भाग इसलिए करते हैं ताकि वॉट को किलोवाट में बदला जा सके। हाँ, बिल्कुल। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 500 वॉट का एक कंप्यूटर है और वो 4 घंटे तक चलता है। तो कुल खपत हुई 500 × 4 यानी 2000 वॉट घंटे। अब इसे यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। नतीजा आया 2 यूनिट। तो अगर आपके यहाँ 1 यूनिट का दाम मान लीजिए 7 रुपए है, तो उस कंप्यूटर को 4 घंटे चलाने का खर्च हुआ 14 रुपए।
और आपके बिजली के बिल पर जो कुल रकम होती है वो महीने भर में खर्च हुई ऐसी ही कुल यूनिटों को प्रति यूनिट दर से गुणा करके निकाली जाती है। तो ये साधारण सी गणित हमें अपने घर के खर्च को समझने की ताकत देती है। हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा उपकरण हमारी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। हमने एक अदृश्य इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से शुरू किया, फिर उस प्रवाह को धक्का देने वाले वोल्टेज को समझा, रास्ते की रुकावट यानी प्रतिरोध को जाना, ओम के नियम को समझा। इन तीनों को ओम के नियम में एक साथ काम करते देखा। फिर हमने समझा कि कैसे पावर खर्च होती है और गर्मी पैदा होती है, और आखिर में हमने इस पूरी कहानी को अपने बिजली के बिल से जोड़ दिया। ये सच में दिखाता है कि कैसे मुट्ठी भर सरल नियम हमारे आधुनिक जीवन की इतनी जटिल प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। हाँ। नोट्स में इसका संवेग मोमेंटम के साथ एक रिश्ता बताया गया है, K = p²/2m। सही। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि अगर मोमेंटम 2 गुना हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है। ये ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सीधा रिश्ता नहीं है, मतलब ये एक वर्ग का संबंध है, एक सही। स्क्वायर रिलेशनशिप। अच्छा। और ये सिर्फ गणित नहीं है, असल में ये बताता है कि क्यों तेज रफ्तार पर होने वाले हादसे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ओह। अगर कोई अपनी कार की रफ्तार सिर्फ 2 गुनी करता है तो टकराने पर जो ऊर्जा निकलेगी वो 4 गुना बढ़ जाती है। बाप रे। हाँ, और इसी वजह से नोट्स में वो ट्रिक दी गई है आरआरबी ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के लिए कि मोमेंटम में 100% की बढ़त काइनेटिक एनर्जी में 300% की बढ़त लाती है। वाह, ये तो बहुत ही दमदार नजरिया है। अच्छा, तो अब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। न्यूटन का नियम। F = g/m²। यहाँ लिखा है कि ये एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि कितना बल है, बल्कि ये भी होता है कि किस दिशा में है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण के मामले में दिशा हमेशा चीजों के केंद्र की ओर होती है, जैसे पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। इसीलिए सेब सीधा नीचे आता है, बिल्कुल। दाएं बाएं नहीं जाता। समझ गई। और इसमें दूरी r के साथ जो बल बदलता है वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम। कि दूरी 2 गुनी करने पर बल 1/4 रह जाता है। इसको ऐसे समझिए, आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं, ठीक इसी तरह दूरी के साथ कमजोर पड़ता है। कमाल का उदाहरण है। चलिए अब प्रकाश की दुनिया में चलते हैं। स्नेल का नियम। N1 sin I = N2 sin R। नोट्स में लिखा है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नहीं, क्योंकि ये एक अनुपात है, एक रेशियो, और इसमें एक प्रैक्टिकल टिप भी है। क्या? जब प्रकाश ज्यादा घने यानी डेंसर मीडियम ले जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। अच्छा। और यही छोटा सा नियम लेंस और हमारी आंख के काम करने का आधार है। तो प्रकाश का बर्ताव इस पर निर्भर करता है कि वो किस माध्यम से गुजर रहा है, और माध्यम का घना होना तो घनत्व डेंसिटी से ही जुड़ा है ना? बिल्कुल, अगला फॉर्मूला उसी का है, D = mv। और इससे जुड़ा एक कमाल का तथ्य है जो नोट्स में है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। हाँ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो वजह है कि सर्दियों में झीलें ऊपर से जमती हैं, नीचे से नहीं। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे घना पानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है वो नीचे बैठ जाता है और हल्की बर्फ ऊपर तैरती रहती है। इसी की वजह से पानी के जीव ठंड में भी जिंदा रह पाते हैं। चलिए अब उस समीकरण पर आते हैं जो शायद टी शर्ट पर सबसे ज्यादा छपता है। E = mc²। ये देखने में बहुत सरल लगता है, पर इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान ऊर्जा है? क्या मतलब मेरे हाथ में जो पेन है वो भी ऊर्जा का एक गोला है? एक तरह से हाँ। आइंस्टाइन ने यही बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज है, उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। आपका पेन ऊर्जा का ही गोला है, बस वो ऊर्जा बंधी हुई है। अच्छा। और ये समीकरण दिखाता है कि बहुत थोड़े से द्रव्यमान से भी कितनी विशाल ऊर्जा निकल सकती है, क्योंकि उसे c² यानी प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाता है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, और आखिर में प्रक्षेप पे गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, इसमें एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। नोट्स में लिखा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंकी गई चीज की रेंज एक ही होती है। ये कैसे हो सकता है? मतलब 60 डिग्री पर चीज ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसे हवा में ज्यादा समय मिलेगा और वो ज्यादा दूर जानी चाहिए। ये सवाल बहुत अच्छा है।
और यही तो भौतिकी की खूबसूरती है। कैसे? देखिए, 60 डिग्री पर फेंकने से चीज को हवा में समय तो ज्यादा मिलता है, पर उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। अच्छा, और 30 डिग्री पर उसे हवा में समय कम मिलता है, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार ज्यादा होती है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं? बिल्कुल, और नतीजा एक ही निकलता है। ये भौतिकी में समरूपता मतलब सिमेट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इन सभी फॉर्मूलों को देखकर एक बात साफ है, ये सिर्फ परीक्षा के लिए रटने वाली चीजें नहीं है। नहीं, ये वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड के नियम लिखे गए हैं। सही बात है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी फॉर्मूलों में G यानी ग्रेविटी का कांस्टेंट या C यानी प्रकाश की गति जैसे कुछ नंबर हैं जो कभी नहीं बदलते। स्थिरांक। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस लगातार बदलते ब्रह्मांड में कुछ नियम और कुछ संख्याएं इतनी स्थायी और सार्वभौमिक क्यों हैं?